Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new to this channel, please consider subscribing and press the bell icon to get notifications for each videos. In this video, we will talk about JP Infra Limited के बारे में। क्या एक्चुअली में चल रहा है इस कंपनी में, कौन कौन से आने वाले अपकमिंग इवेंट्स हैं, क्या एजेंडा होगा उसका और आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग आपसे करेंगे, हम आपस में करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। 1.95 की ओपन प्राइस, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.90 से 0.05 पे से ऊपर ओपन होता है और वहाँ से 1.85 का लो बनाता है और हाई नहीं बना पाता क्योंकि जो ओपन प्राइस थी वही उसका हाई अपर सर्किट बैंड लगा था। यहाँ पे बताना चाहूँगा 52 वीक लो है जेपी इंफ्रा का 0.4 का और 52 वीक हाई है 2.60 का। 1.85 लोअर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 2.63% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 13,02,349, जिसमें से 57% डिलीवरी उठा ली जाती है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 256.95 करोड़ रुपए है। वहीं बीएसई के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे 0.55 का 52 वीक लो है इसका और 2.67 का इसका 52 वीक हाई है। 8,33,751 क्वांटिटीज़ टोटल ट्रेड होती हैं, जिसमें से 100% पूरी डिलीवरी उठा ली जाती है। रिटर्न परसेंटेज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जेपी इंफ्रा का। बीएससी के ऊपर जो रिटर्न परसेंटेज है मैं उसको नहीं एनएससी वाला शेयर करूँगा। दोनों आप देख सकते हैं एक ही बात है, ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही है। एक हफ्ते के अंदर जो रिटर्न है वो तो आपको जीरो दिखेगा। ईयर टिल डेट में 9.76% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ में 7.50% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ्स में देखेंगे तो 42.31% की हमें पॉजिटिव रिटर्न है और 6 मंथ में 42.31% है। 1 ईयर में 60.87% है। 2 ईयर्स में 35.09% है नेगेटिव और 3 ईयर्स में देखेंगे तो 87.37% का नेगेटिव रिटर्न है। ऑलराइट, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आइए देखते हैं एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। दिसंबर क्वार्टर को हम कंपेयर करके सितंबर क्वार्टर से देखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि क्या प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है या बढ़ रही है। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, 61% की होल्डिंग ये कॉन्स्टेंटली आपको बनी हुई दिखाई देगी मार्च 2018 से। उसके बाद के जितने क्वार्टर्स आए हैं सारे के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 61% के साथ बनी हुई है। हाँ, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज भी है, आपको भी पता चलना चाहिए। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है, होल्डिंग परसेंटेज जो है 61%, जिसका 83.63% प्लेज है और वो कॉन्स्टेंटली प्लेजिंग अभी भी थे। दिसंबर क्वार्टर में भी वही है 83.63% की प्लेजिंग, यानी लॉकिंग यहाँ पे तो नहीं है लेकिन प्लेजिंग है। प्लेजिंग का मतलब गिरवी रखा गया, इन्होंने गिरवी रखा है। इन्होंने गिरवी रखने का मतलब हुआ कि इनके 61% जो टोटल शेयर्स हैं उसका 83.63% जो है इन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिरवी रखवाया होगा, उसके बदले उनके उससे कुछ उसकी फैसिलिटीज़ या उनकी सर्विसेज या उनके फाइनेंशियल हेल्प ली होगी, जिसकी वजह से इन्होंने 83.63% क्वान्टिटीज़ को गिरवी रखवा लिया है। ओके, तो वो कंस्टेंटली चलता आ रहा है। एफआईआईज़ की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 0.00 है, यानी है ही नहीं। एफआईआईज़ कई क्वार्टर से नहीं है। डीआईआईज़ की बात करें तो 4.7% की होल्डिंग है इनकी, जो कि सितंबर क्वार्टर में भी उतनी ही थी। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 34.3% की है। वो सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इनको 34.3% की शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग बनी हुई थी। म्यूचुअल फंड्स की अगर होल्डिंग आप चेक करना चाहेंगे तो म्यूचुअल फंड्स आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे है ही नहीं। अगर आप इसको बार ग्राफ के जरिए देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको अगर ये पाई चार्ट के रूप में देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। 61% होल्डिंग आपके पास प्रोमोटर्स के पास है, 34.3% होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग है और वहीं अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 4.7%, जो कि डीआईआईज़ के अंदर देखे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों से मैं डिस्कस करूं लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा 11 फरवरी को 11 फेब को जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि 11 फेब को बोर्ड की मीटिंग है, कंपनी के बोर्ड की मीटिंग है
और बोर्ड जो है इसके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेगा, इसके स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट को दिखाएगा, बताएगा, और कुछ नेक्स्ट जो प्लान लिए जाने वाले हैं, जो कुछ चीज़ें आगे बोर्ड की मीटिंग में होंगी, वो हमें बोर्ड की मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं कंपनी को सरवाइव कराने के लिए, रिवाइव कराने के लिए, वो सारी बातें आपको अपडेट की जाएंगी, आपको बस कनेक्टेड रहना होगा। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट को जब तक ये पोस्ट करें, लेकिन उससे पहले हम लोग सितंबर क्वार्टर के सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करें, उससे कुछ अंदाज़ा लगाने की करते हैं कोशिश कि क्या इसके अंदर सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है लास्ट के कई क्वार्टर से। तो आइए देखते हैं उसको भी। अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इनको जो टोटल रेवेन्यू गेन हुआ था 202.5 करोड़ का हुआ था। जून क्वार्टर में देखें तो 105 करोड़ का था, और मार्च क्वार्टर में देखें तो 385 करोड़ का था। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें, यानी नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 490.8 करोड़ का इनको लॉस हो गया था सितंबर क्वार्टर में। हालांकि प्रीवियस क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो 508.6% का इनको नेट 508.6 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था सितंबर क्वार्टर के पहले वाले क्वार्टर में, यानी जून क्वार्टर में। राइट, तो आप देख सकते हैं कि लॉस में थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन फिर भी लॉस कम नहीं है, लॉस ये बहुत है। आपको चलिए इसके एक बार ग्राफ से दिखा देता हूँ। आप बार ग्राफ में देखिए, या बार ग्राफ नहीं देखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, ओके, तो आप देखें यहाँ पे तो मार्च 2016 के अंदर इनको 115.62 करोड़ का नेट लॉस था। लेकिन वो लॉस धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ते मार्च 2020 का जब क्वार्टर आता है तो इनको 940.53 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। राइट, लेकिन जून क्वार्टर इनको 508.65 करोड़ का लॉस हुआ, और सितंबर क्वार्टर में भी लॉस कम नहीं था, 490.78 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हैं, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सितंबर क्वार्टर में इनको अच्छा खासा लॉस हुआ था। राइट, तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या करना चाहिए आपको, इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर आप अगर पोजीशन बना के रखे हुए हैं तो क्या आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए। ये सारी बातें हैं, दो बातें हैं, दोनों बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कुछ पैरामीटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद वो सारी बातें करेंगे। टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स में अगर हम देखें तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 43.5 का है, जो कि ओवरबॉट जोन से काफ़ी नीचे है, और ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है। अभी आपको 30 से नीचे तक आना हो सकता है, अभी आपको एक दो सेशन तक गिरावट देखने को मिले, 8 9 10 हो सकता है आपको गिरता हुआ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे जब ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 के नीचे आ जाएगा तो सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि स्टॉक ओवर सोल्ड जोन के एरिया में एंटर कर चुका होता है। MFI की बात करें, मनी फ्लो इंडेक्स की, तो 22.9 की होल्डिंग को बता रहा है, जो कि ओवर सोल्ड जोन के एरिया से काफ़ी नीचे है। राइट, यानी 30 जो है इसका ओवर सोल्ड जोन होता है, और यहाँ से बताता है कि ये जो है 22.9 जो इसका मनी फ्लो इंडेक्स है, रिबाउंड पॉसिबल है इसके अंदर। राइट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिबाउंड पॉसिबल ज़रूर है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको बताया जा रहा है और आप आंख बंद करके इसके अंदर जो है आप जाके पोजीशन बना लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करिएगा। अगर गलती ऐसी करेंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप खुद पे ही लीजिएगा। राइट, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसके अंदर जाके पोजीशन बनाइए, ठीक है। और पोजीशन बनाने से पहले आपको 10 बार सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसके फाइनेंशियल स्टेटस की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर है, लास्ट के कई क्वार्टर का क्या इसका आउटकम रहा है, आपको मैंने ग्राफ के जरिए पूरा बताया है, दिखाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, वो सब चीज़ें देख करके आप इसके अंदर इनपुट करिएगा, अदरवाइज़ लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। राइट, तो आपको सिचुएशंस जो भी हो सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटस अगर हमने डिस्कस करें तो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि इसकी क्या सिचुएशन है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है। राइट, तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको कदम उठाने चाहिए। अब आप पूछेंगे मुझसे कि बाई करें कि सेल करें, तो देखिए यहाँ पे बाई तो आपको तभी करना चाहिए जब कंपनी का फंडामेंटल ठीक हो। राइट, लेकिन अब आप पूछेंगे कि मैं तो पहले से फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने तो गलती पहले ही कर दी है। तो आपके लिए मेरी सलाह यही रहेगी गाइस कि आप जैसे लोग जो हैं जो फंस चुके हैं, आप मौके को देखिए। अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है, अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो उस ज़रूरत से ज़्यादा पैसा का थोड़ा सा अमाउंट सही समय पे इसके अंदर इनपुट करिए, ताकि
आपकी जो इनिशियल बाइंग प्राइस है थोड़ा सा ड्रैग होकर नीचे आए, ताकि इसके फ्लक्चुएशन जोन के अंदर अगर आ जाती है तो एक समय पे आपको आपको एग्ज़िट करने का मौका मिल सकता है अपनी एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। अगर आप एग्ज़िट हो जाते हो तब भी ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं ये कभी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लॉस बुक करिए और वहाँ से भाग जाइए, बाहर हो जाइए। ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं होती है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, इट्स योर हार्ड वर्कड मनी। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको लूज़ करिए। एंड इसको पोजीशन सही टाइम पे सही पोजीशन पे एवरेजिंग करके आप इससे बाहर हो सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी की क्या हालत है आपको अच्छे से पता है। अब 11th ऑफ फेब को आपको नज़र बना के रखनी है। 11th फेब को अगर कुछ बोर्ड की तरफ से बताया जाता है, और 11th फेब को इसकी Q3 का रिज़ल्ट भी आ रहा है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आपको सेल आप करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर प्रॉफिट में हैं तो आपको एग्ज़िट करके आप किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। बाकी इसके अंदर अगर आप रिस्की हैं काफ़ी, आपके पास आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और आपको लगता है कि ये काफ़ी आने वाले टाइम में रॉक करेगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके अंदर होल्ड करे रहिए, राइट। और सिचुएशन अगर सही होती है, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंफ्राटेक जितने कंपनीज़ हैं उन सभी के लिए बेहतर के लिए, अच्छे होने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट किया तो है, हर बार किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट होता है ये चीज़ें बाद में जो है मैटर करती हैं, राइट। थ्योरेटिकली चीज़ें जो कही जाती हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं होती हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो डिस्कार्डेबल होती हैं और कुछ ही चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होती हैं, जिसकी वजह से रियलिटी यही होती है कि स्टॉक ऊपर ना जा कर के वो या तो बना रहता है या तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि और भी कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं उतने टाइम के बीच में। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक्ड इट, please give a thumbs up, and if you are new, make sure to hit the subs button. And last thing, if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time. Till then, take care.